हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स। सो आज हम लेने वाले हैं प्रिंसिपल नंबर 10, 11 एंड 12 अकॉर्डिंग टू द 10th प्रिंसिपल which is design for degradation. 11th principle is the real time analysis for pollution prevention, and 12th principle is inherently safer chemistry for accident prevention. So when we're talking about the 10th principle, this is design for degradation. So इसके according क्या है that chemical product should be designed so that at the end of their function they do not persist in the environment and break down into innocuous degradation product. मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट प्रोडक्ट शुड नॉट एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल नहीं है और वो एनवायरनमेंट में परसिस्ट करेगी, ठीक है, तो वो हार्म करेगी एनवायरनमेंट को. सो टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल कंडीशंस हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स को आगे डिज़ाइन करेंगे. लास्ट फ्यू ईयर्स में पॉलीथीन का जो एक्सेसिव यूज़ है पॉलीथीन और कुछ ऐसे नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का, उनकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग सर्टेन डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड हैविंग द क्वालिटी इक्वलेंट टू them with those plastics which are at the time we are using. So the best example for that is polylactic acid. Polylactic acid जो है वो एक polymerized compound है lactic acid का. This is manufactured from renewable resources like corn, wheat, जो कि agricultural waste होता है इनका, उससे बनता है. पॉलीलैक्टिक एसिड कन्वेंशनल प्लास्टिक से कम फॉसल फ्यूल को यूज़ करता है. सो दैट इज 20 to 50% फ्यूअर फॉसल फ्यूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन. एंड पॉलीलैक्टिक एसिड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपोस्टेड भी होते हैं और रिसाइकल भी होते हैं, इनके बायोडिग्रेडेबल हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर सुपीरियर. अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स, दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल. तो सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड पॉलीमर का. लैक्टिक एसिड जो है कॉर्न या शुगर बीट से हम जो वेस्ट होता है उससे निकाल सकते हैं. कंडेंसेशन ऑफ एक्वस लैक्टिक एसिड, जिससे हमें PLA प्री पॉलीमर मिलता है. प्री पॉलीमर को हम थर्मली डीपॉलीमराइज करते हैं एल और मीज़ोलैक्टिक एसिड डायस्टीरियोमर में, और उसके बाद टिन से कैटेलाइज करके, ठीक है, स्टेनस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन कर देते हैं हम लैक्टिक एसिड का. द PLA polylactic acid polymer obtained is quite high degree of polymer, high quality of polymer. So that's why हम पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी सॉल्वेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं. So we are using a solvent free synthesis for polylactic acid polymer, and this is again a benefit for the environment. Now alternative products should be used. अब फॉर एग्जांपल हम ईस्टमैन बायोडिग्रेडेबल कोपोलेस्टर 14766 को ले लेते हैं. दिस इज़ अ कोपोलेस्टर ऑफ एडिपिक एसिड, टेट्राथैरिक एसिड एंड 1,4-ब्यूटेन-डायोल. अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ अ टोटली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट. इट इज़ अ कोपोलेस्टर, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल, completely converted to H2O, CO2 एंड बायोमास. और जितना भी लैंडफिल्स है या इंसिनरेटर है, तो वो सब जगह पे वेस्ट को रिड्यूस करता है. सो दिस इज़ द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट देन अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर डिज़ाइन safer product. So now come to the 11th, that is real time analysis. What is the meaning of real time analysis? First we have to find out what is the principle. It says that analytical methodologies need to be further developed to allow for real time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. पहले तो आपको रियल टाइम एनालिसिस का मीनिंग बता दूं कि एक्चुअली ये है कि जब हम किसी प्रोसेस को करते हैं तो हम एक टाइम लिमिट सेट करते हैं. अगर हम हर उस प्रोसेस को हर एक स्टेप पे मॉनिटर करते हुए चलें, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रियल टाइम एनालिसिस. प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो दैट increases the amount of waste.
तो हम यहाँ पे रियल टाइम एनालिसिस यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम साथ साथ ईजीएस्ट मेथड्स का यूज़ करके किसी भी प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते हुए चलें. सो एज we can say that in 1999 10 million environmental samples analyzed 10 million, and analysis and support to state and federal regulatory program used more than 2 million gallon of solvent. 10 million sample analyze करने के लिए 2 million gallon solvent का यूज़ किया गया. It is a very हाई अमाउंट, और इसके लिए अबाउट $51 मिलियन जो है वो कोस्ट किए गए. सो अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा एफिशिएंट वे में करते, दैट इज़ कंसिडर्ड दैट इज अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम एनालिसिस. जो इसमें क्या है, दैट इज़ द टेक्निक यूज फॉर रियल टाइम एनालिसिस इज नोन एज आयन फिंगरप्रिंट डिटेक्शन IFD सॉफ्टवेयर. इसमें क्या होता है, MS पीक मास स्पेक्ट्रा की जो पीक है, ठीक है, उनकी एल्गोरिदम के ऊपर काम किया जाता है. रैपिडली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है किसी भी टारगेटेड कंपाउंड को, ठीक है. हम चाहे तो गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर मास स्पेक्ट्रा किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. सैम्पल क्लीनअप की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बिकॉज हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं दोज आर मोर एफिशिएंट. देयर इज़ नो नीड टू क्लीन अप बिकॉज द टारगेट एंड द कंटामिनेशन आर present, and there is no requirement of sample cleanup. Solvent reduction, जब हमें एनालिसिस बहुत शॉर्ट अमाउंट में करना है तो 90% ऑफ सॉल्वेंट रिडक्शन हो जाता है, 50% सॉल्वेंट एलिमिनेशन हो जाता है इन केस ऑफ LC और MS एनालिसिस, और प्रोडक्टिविटी गेन जो है वो 10-fold हो जाता है. सो बेसिकली दैट रियल टाइम एनालिसिस गिव्स अ हाई डिग्री एनालाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या किसी भी प्रोसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ कम टू द प्रिंसिपल नंबर 12 which says that substance and the form of a substance used in chemical process should be chosen so as to minimize the potential for chemical accidents including releases, explosion and fire. बहुत ज़रूरी है. We all remember the भोपाल गैस ट्रेजेडी. उसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट का सडन एलिमिनेशन होने की वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा जहरीली गैस जो है वो फैल गई थी. सो इस तरह के प्रोडक्ट्स का या इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन सेफ़र वे में हो या फिर ना हो, इस तरह की चीज़ें करनी है हमें. मतलब हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल बनाया, लेकिन बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ हमें केमिकल प्रोसेस को ऐसा बनाना है कि केमिकल एक्सीडेंट्स जो है उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है, चाहे वो केमिकल रिलीज़ हो, चाहे वो केमिकल एक्सप्लोजन हो या फिर फायर हो. देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम हैज़ार्ड. अगर हम बायोकैटलिसिस करते हैं, बायोकैटलिसिस के थ्रू नाइट्रिल हाइड्रेटेज इज़ अ बायोकैटलिस्ट, अगर हम उसका यूज़ करके एक्रेलिमाइड का सिंथेसिस करते हैं, इट इज़ वेरी ईजी. लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं तो इसी के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद अमोनिया. तो दोनों के दोनों एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. सो वी कैन कन्वर्ट, वी कैन चूज़ अ बायोकैटालिटिक प्रोसेस रेदर देन द कन्वेंशनल सिंथेसिस. इससे हमारा क्या होगा, दैट द टू सब्सटेंसेस विच आर क्वाइट कोरोसिव एंड प्रॉब्लमेटिक इन द वे, सो हम उनको एलिमिनेट कर पाएंगे. अनदर एग्जांपल, अभी हम मिथाइल आइसोसाइनेट की बात कर रहे थे, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें फॉस्जीन का यूज़ होता है. सो ओल्डर सिंथेसिस में क्या होता था, दैट हम मिथाइल अमीन के साथ फॉस्जीन गैस का यूज़ करते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस, तो दिस इज़ क्वाइट टॉक्सिक. फॉस्जीन गैस जो है अगर वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है तो इट इज़ क्वाइट टॉक्सिक. बट वी कैन यूज़ एन अल्टरनेट सिंथेसिस, द न्यूअर सिंथेसिस ऑफ मिथाइल साइनेट, जिसमें हम मिथाइल अमीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. ऑक्सीजन गैस के साथ हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करके मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं. So there is the process reduces the hazards obtained if phosgene gas is liberated to the environment. तो phosgene का यूज़ ही बंद कर दिया है.
So this is the all about the 12th principle of green chemistry. Now according to the discussion, green chemistry के लिए कुछ जो points हैं उनको हम यहाँ पे clear करेंगे. that green chemistry is not a solution to all environmental problem. The most fundamental approach to prevent pollution, and it recognizes the importance of incremental improvements. So this is all for now. Hope you like the lecture, and please like, share and subscribe the channel.